18वीं लोकसभा का पहला सत्र अब से करीब 41 घंटे बाद शुरू होने वाला है और संसद के इस विशेष सत्र की नई पिक्चर कैसी रहने वाली है, इसका ट्रेलर आपको TV9 भारतवर्ष की आज की बहस में दिख जाएगा। हमारे साथ आज की अड़ी में दो बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले जरा देखिए कैसे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में पूरे 10 साल बाद 3 बड़ी तस्वीर पहली बार आपको नजर आने वाली है। तो जो पहली तस्वीर आपको नजर आएगी वो ये कि पूरे 10 साल बाद यानी 2014 और 2019 के बाद पहली बार बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के पास बहुमत से 21 सांसद ज्यादा है। दूसरी बड़ी तस्वीर पूरे 10 साल बाद इस लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, क्योंकि 2 बार से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नेता विपक्ष के लायक सीटें नहीं मिल रही थी। हालांकि इस बार 99 सीटों वाली कांग्रेस का नेता विपक्ष संसद में होगा। पिछली 2 लोकसभा में बीजेपी को अकेले बहुमत था और एनडीए का संख्या बल बेहद मजबूत था, जबकि संख्या बल के लिहाज से विपक्ष काफी कमजोर था। लेकिन इस बार जो तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, 234 सीटों के साथ विपक्षी गठबंधन बेहद मजबूत है और बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सिर्फ 59 सांसदों का ही फासला है। इस बीच आपको बता दें, अब आपको 18वीं लोकसभा की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के 293 सांसद हैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के 234 और इनसे इतर निर्दलीय समेत अन्य दलों के सांसदों की बात करें तो इनकी तादाद 16 है। ये जानकारी आपके सामने हमने रखी है कि किस तरीके की 18वीं लोकसभा की तस्वीर निकलकर इस बार सामने आने वाली है। तो ये देखिए, 18वीं लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद होंगे, इंडिया के 234, तो वहीं अन्य 16 सांसद आपको इस बार संसद में नजर आएंगे। तो कुछ इस तरीके की होगी तस्वीर, लेकिन नई संसद में नया अग्निपथ किस तरीके का होने वाला है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। और सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु जी, सवाल आप ही से है कि 10 साल पहले की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल बदल चुकी है, अब आपको अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलानी है। कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहने वाला है ये इस बार की जो 18वीं लोकसभा की तस्वीर हमने सामने रखी उस लिहाज से? एक तो ये वॉइस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, कहिएगा इसको जरा ठीक करें, बहुत ज्यादा क्रैकिंग आ रही है। आपने जो बात कही, आपने कहा 10 साल के बाद ये पहला मौका आने वाला है। निश्चित रूप से पहली बार एक लंबे अंतराल के बाद नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक दृष्टि से होगा, परंतु इसके साथ और भी चीजें हैं। जैसे 10 साल के बाद यह पहला मौका आया है, तो 40 साल के बाद ऐसा पहला मौका आया है जब अभी भी 240 सीटें कांग्रेस को नहीं प्राप्त हुई हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 सीटें प्राप्त हुई थी, बाद में इलेक्शन में जीतकर उनको 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। 60 साल के बाद यह मौका आया है जब लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार सत्ता में वापसी करने में सफल हुई हो। तो कई चीजों का परिवर्तन आया, मगर इस चुनाव ने कुछ एक और भी बड़े अद्भुत संकेत दिए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें तो अभी जो हमारा गठबंधन है, इस गठबंधन में जो संख्या बताई जा रही है उतनी संख्या है सब राज्यों में हम साथ में हैं। जो इंडी गठबंधन बताया जा रहा है, इसमें 75 सीटों पर तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, 13 सीटें पंजाब की और 20 सीटें केरल की। उन 75 में 60 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के जीत के आए हैं और अभी मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए हैं चुनाव परिणाम आए हुए, और स्थिति यह हो गई है कि एक गठबंधन सहयोगी तो अलग हो गया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन समाप्त कर दिया और कह दिया कि हमारा सिर्फ लोकसभा तक गठबंधन था, विधानसभा में नहीं होगा। और कांग्रेस ने भी उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, बयान भी शुरू कर दिया। तो कम से कम अब तो जो पंजाब की सीटों को उसमें काउंट नहीं करना चाहिए। तो संख्या की दृष्टि से देखें या केमिस्ट्री की दृष्टि से, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि इस बार विपक्ष को सीटें पिछली बार से बेहतर मिली हैं, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि उनका दायित्व भी पिछली बार से बड़ा हो गया है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि पिछले सदन में जिस प्रकार की चीजें थीं, यानी इस प्रकार के कई अनेक ऐसे चीजें आई जो जनता को लगा कि वो उचित नहीं थी। अब मैं उसके लिए दोषारोपण की बात नहीं करता, क्योंकि बीत गई सो बात गई। अब मैं अपेक्षा करता हूं, नया संसद का सत्र हो रहा है तो विपक्ष अपने नई संख्या बल के साथ और उसी के अनुरूप उचित उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करे, तो जनता के साथ भी न्याय होता है
और जो संसदीय प्रणाली बनाने की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की, जहां होता जैसे राष्ट्रपति अपना अभिभाषण रखेंगी, सारे मुद्दे इनको बोलने का पूरा मौका होगा। जो जो विषय रखना चाहें पूरी दृढ़ता के साथ रख सकते हैं, और हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार की योजनाएं रखेंगे, इनको जो बोलना हो बोले। यह संसदीय स्वस्थ परंपरा होगी। यदि इस ढंग से संसद चलेगी तो बहुत बेहतर होगा। तो केवल सीटें नहीं बढ़ी हैं सुप्रिया जी, इस बार विपक्ष का दायित्व भी बढ़ गया है। ये कहते हुए कहा जा रहा है कि उम्मीद करते हैं कि इस बार आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन सलीके से रखी जाएगी। बहुत क्रैक हो रहा भाई। आपको और सुधांशु जी को और आपके तमाम व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सलीके से रखना क्या होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में बात पुरजोर तरीके से जनता की रखी जाती है, और जनता की बात रखने के लिए हम किसी के मोहताज नहीं है। जनता की बात हम जैसे पुरजोर तरीके से रखते आ रहे और पुरजोर तरीके से रखते हैं। काफी कम सीटों के बावजूद विपक्ष ने सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम किया, और अब तो इतना प्रबल विपक्ष सामने आ रहा है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहती हूं। मुझे लगता है कि एक सम्मिलित साझा हमारा दायित्व है इस देश के लोगों के प्रति, चाहे आप विपक्ष में होइए और चाहे आप सत्ता पक्ष में होइए। लेकिन आज उस दायित्व का क्या हो रहा है? आज चिंटू चीटर और पिंटू प्रिंटर 24 लाख बच्चों का भविष्य निर्धारित कर रहे हैं पेपर लीक कर करके नीट का। और सरकार क्या कर रही है? सरकार पहले कहती है पता नहीं पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, फिर एनटीए ने गलती की नहीं की, अब लग रहा है पेपर लीक हो गया, अब अभी क्या होगा हमें पता नहीं है। तो आप झुंझुना बजाने के लिए और सेल्फी खिंचाने के लिए है क्या? ये पहली बात मैं कहना चाहती हूं। चिंटू चीटर और पिंटू प्रिंटर जो है वो 24 लाख नीट अभ्यर्थियों का भविष्य निर्धारित कर रहा है। रेल हादसा होता है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इसी महीने जून के 2023 में बड़ा हादसा हुआ था बालासोर का। क्या सबक हमने सीखा? बड़ा हादसा फिर होता है, रेल मंत्री रील बनाने पहुंच जाते हैं। कश्मीर और जम्मू में अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सारी बातें छोड़ दीजिए, इस देश के लोगों पर जो महंगाई का प्रहार है वो अनवरत चलता जा रहा है। सरकार जैसे ही बनी, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तुरंत टोल टैक्स बढ़ा दिया गया, तुरंत आटे का दाल बढ़ा दिया गया, तुरंत दाल का दाम बढ़ा दिया गया, आज सीएनजी बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया। अरे भाई, कितना रेतिएगा लोगों को अपने महंगाई के प्रहार से? और हमारी बहुत चिंता की जा रही है, और ये मैं अंतिम बात कह के खत्म करती हूँ अपनी बात। हमारी बहुत चिंता है, हमारी चिंता है। हमको इंडी गठबंधन कह कर आप हमें उस पर ले आए कि हमने आपकी 63 सीटें खा ली। आपको अपने बल पर 400 पार का नारा लगाने वाले 272 नहीं पहुंच पाए। छोड़िए इन बातों को, एनडी गठबंधन की असलियत सुन लीजिए। आप तो बैसाखी पर आ गए और बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। जेडीयू कह रहा अग्निवीर हटाओ, कास्ट सेंसस कराओ। इधर टीडीपी कह रहा है डंके की चोट पर 4% आरक्षण देंगे मुसलमानों को। कहेंगे मोदी जी अब बुलाकर मुजरा मत कीजिए, इन्हीं शब्दों का प्रयोग आपने किया था। और आपकी आंतरिक कलें उत्तर प्रदेश से आती हूं, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक समीक्षा बैठकों में लातम घूसा चल रहा है, जूता पैजार हो रहा है। यहाँ पर बलियान जी और सोम जी के बीच में क्या हो रहा है, किससे क्या छिपा है? आरएसएस आपको आईना दिखा रही है। तो आप किसी की बात मत सुनिए, अपने घटक दलों की, अपने साथियों की, अपने नेताओं की, अपनी आरएसएस की तो बात सुनिए। देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। हमसे टकराना आपका मजबूरी नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ लोगों का भला करे, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस देश ने एक संदेश दिया है, आपकी हेकड़ी निकाल दी और आपको बोला है विपक्ष को विरोधी नहीं, विपक्ष को प्रतिपक्ष समझिए और हमारे मुद्दों की बात कीजिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संसद की कार्रवाई अगर इस स्पिरिट में होगी तो अच्छी होगी। सुना होगा आपने सुधांशु जी, अगर आपको आवाज क्लियर आई हो तो साफ तौर पर कई सारे मुद्दे हैं ऐसे जिस पर इस बार आपको जवाब देना होगा, और जवाब केवल विपक्ष को नहीं देना होगा बल्कि आपके अपने सहयोगी भी कई मुद्दों पर आपसे अलग राय रखते हैं, वहां पर भी आपको जवाब देना होगा। देखिए, हमारे और इनकी स्थिति में गुणात्मक अंतर क्या है। हमारा एनडीए अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 1998 में बना। 26 साल से हम यथावत हैं। इनका अलायंस था एक यूपीए जो 2004 में बना, जब मनमोहन सिंह जी की पहली सरकार बनी, और 3 साल पहले वो गायब हो गया। वो पता नहीं कहां हो गया। यूपीए का कोई नाम नहीं लेता, वो तुरोहित हो गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्या हो गया पता नहीं, ये तो कांग्रेस को लोग बेहतर बता सकते हैं। मगर जो इंडिया अलायंस बना था, अभी जिसे कहावत होती ना, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, तो जुम्मे जुम्मे 4 जुम्मे छोड़िए 2 जुम्मे गुजरे हैं और एक घटक दल अलग हो गया। ये तो बहुत साफ दिख रहा है। अब रही बात इसकी, जनता ने जो दायित्व दिया हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, परंतु इस चुनाव ने और भी तो दायित्व दिया है। उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है
और उड़ीसा में कांग्रेस का मत प्रतिशत घट के कहां आ गया? कांग्रेस वाले लोग भूल गए कि नवीन पटनायक से पहले उड़ीसा में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। गिरधर गोमांग मुख्यमंत्री थे। जहां सरकार थी वहां 10% वोट के ऊपर आ गए। अब आप सुनिए, ये दक्षिण भारत की बात करते थे, आज हमारी सीटें बराबर हैं इनके साथ तेलंगाना में, और हमारा मत प्रतिशत 35% पे आया। हमारा कर्नाटक में मत प्रतिशत इनसे ज्यादा है, सीटें ज्यादा हो तो अलग बात है, 46% है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका तमिलनाडु में मत प्रतिशत 10.25 है और हमारा 11.5 है। यानी हमें तमिलनाडु में इनसे बेहतर वोट मिले हैं। हमारी सीट एक ही आई है केरल में, परंतु हमें 17% वोट मिला है। पूर्वोत्तर में हमारी लगातार 2-3 राज्यों में फिर सरकार, अरुणाचल, असम और त्रिपुरा में फिर सरकार आई, तो बदलाव आया है। ठीक है, कुछ राज्यों में हमारी स्थिति उचित नहीं रही है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे, परंतु इसका यह भी टेक अवे है कांग्रेस का, कई राज्यों में इनकी 0 सीटें भी आई हैं। और खैर तीसरे अटेम्प्ट में इनकी कुल मिला के उतनी सीटें नहीं आई जितनी हमारी आज आई हैं। ये विषय हम छोड़ते हैं। हम ये कहते हैं, देखिए चुनाव समाप्त हो गया, अब सरकार बन गई, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये सिर्फ केंद्र में विपक्ष में है, अनेक राज्यों में तो सरकार में है। अब जो जो वादे किए थे वहां पूरे करके तो दिखाइए। आप लोगों ने कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपए खटाखट आएंगे, तो आपको कहना चाहिए जहां हमारी सरकार है वहां खटाखट शुरू हो जाएंगे। चलो 8,500 नहीं दे सकते, राज्य सरकारें 6,000 ही देना शुरू कर दो खटाखट, वो नहीं करेंगे। अब चलिए, जो राज्य सरकार के हाथ में था, इन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, कर्नाटक में खटाक से बढ़ा दिए, पहले हिमाचल में भी बढ़ा दिए थे। अब सुनिए, कर्नाटक में पानी का प्राइस भी बढ़ा दिया, और तो और अभी इन्होंने कहा, तो याद करिए चुनाव के दौरान राहुल जी ने बहुत तेवर में कहा था, देखो भैया हमने तो कह दिया था बिहार में कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, यद्यपि वो जातिगत सर्वे था। तो पहले तो तेजस्वी जी से ये कहलवा दें कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे करवाई थी। चलिए, राहुल जी ने इतना तेवर दिखाया था, तो अब चुनाव समाप्त हो गए, जिन राज्यों में आपकी सरकार है जातिगत सर्वे कराइए ना, हिमाचल में करवा दीजिए, ठीक है, आप तेलंगाना में करवा दीजिए, और कर्नाटक में तो किया हुआ रखा है, कम से कम उसे ओपन ही कर दीजिए। तो बस समस्या क्या है कि 60 साल सत्ता में रहे तब नहीं किया, 2004 से 14 नहीं किया, इस समय राज्यों में वहां नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं कि हम आते तो करवा देते। इसीलिए विश्वसनीयता का संकट एक उत्पन्न हुआ है, और कांग्रेस को इस चुनौती को समझना